बढ़ जाते हैं और बढ़ नहीं रहे। निदाई गुड़ाई कब कराई जाए, पानी कब कब दिया जाए। कीड़े भी बहुत लग जाते हैं, उस फलों पे धब्बे हो जाते हैं। उसमें क्या किया जाए, मेरे को जानकारी दी जाए। तो किसान भाइयों, नींबू उद्यानों में वर्तमान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाया जाए, आइए जानते हैं ग्राम पनागर, जिला जबलपुर के प्रगतिशील कृषक प्रेमपाल सिंह से। इस समय जो अपनी नींबू की जो फसल है, समसामयिक जो कार्य हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। तो किसान भाइयों, इस समय आप देख रहे होंगे कि हमारे जो नींबू हैं, नींबू के जो भी पेड़ हैं वो अपने एक फल सेट हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो भी हमारे जो इसमें खरपतवार हैं और जो उसके जो नीचे की वो सभी को साफ सफाई अच्छी तरह कर दें और लगभग उसका जो नीचे का थला है लगभग 1 मीटर के आकार में उसकी अच्छी गुड़ाई करें और नीचे तक गहरी। और साथ साथ में ध्यान रखें कि जो अपनी सिंचाई है, सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। अपनी वो इसका एक अंतराल मतलब एक जो अपना अंतर है वो रखें, क्योंकि अगर हम ज्यादा अंतर पर सिंचाई देंगे, अगर हमारा जो नीचे की जो अगर सूख जाती है जमीन, तो अगर हम उसके बाद पानी देंगे तो क्या है कि हमारी फल झड़ने की और फटने की संभावना रहेगी। तो आजकल का जो गर्मी बहुत तेज चल रही है, क्योंकि जैसे आज सुबह पानी दीजिए तो शाम को ऐसा हो जाता है सूखा सा। तो उसके लिए क्या है कि हम आसपास हम घास डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी एक नमी बनी रहे, जिससे कि सूख ना पाए। और अगर हम अब इसमें नींबू पर हम बात करते हैं, कुछ बीमारियां रोग आते हैं, जैसे कीड़े आते हैं, जैसे सफेद मक्खी है, जैसेड है, थिप्स है, मकड़ी भी आती है। तो इसके लिए क्या है कि हमें 1 ml फास्फोमिडान के लेकर के पर लीटर के हिसाब घोल बना करके और उस पर छिड़काव कर दें। तो इससे क्या है कि जो हमारी जैसे कीड़े हैं, मकड़ी हैं और रस चूसक कीड़े हैं, ये बहुत सारे मतलब काफी मात्रा में मतलब ये नियंत्रण हो जाएंगे। और अगर हम ज्यादा कीड़े दिखते हैं तो उस पर 15 दिन बाद हम उसे दोबारा मतलब छिड़काव कर दें। इसके अलावा नींबू पर कैंकर रोग भी देखा जाता है। जैसा देखा है कि पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं और नींबू पे भी देखा होगा एक निशान मतलब दाग बन जाता है, जिससे कि अगर हम बाजार में लेके जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है, जो दाम है, रेट कम मिल पाते हैं। और पत्तियां हैं जो सिकुड़ जाती हैं, देखिए ये 3-4 ये बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी वो हैं जो बीमारी लग जाती हैं। इससे क्या है कि जो हमारा वातावरण की है और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो भी बाधित होती है इस बीमारी से। तो इसके लिए क्या है कि जो बोड़ो मिक्सचर आता है इसका छिड़काव कर दें। और अगर ज्यादा अगर सुखड़े हुए पत्तियां इकट्ठी दिखती हैं तो उनको क्या कर सकते हैं कि इनको काटें, काटने के बाद में अगर कहीं गड्ढे में दाब दें या तो सूख जाए तो जला दें, या कि आगे का दूसरे किसी पेड़ पे ना लग सके। और इसके अलावा देखा होगा कि इसमें डाली सूखने की बड़ी समस्या आती है, जिसे डाई बैक कहते हैं। और ये डाली काफी देखेंगे ऊपर से सूखना शुरू होती है और नीचे की तरफ सूखती जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें कि उसको नीचे जहां से सूखना है और वहां से करीब 2 अंगुल नीचे से, करीब 2 इंची नीचे से, और उसको बड़ी सावधानी पूर्वक और उसको सकेरिया से काट दें। और उस पर जो अपना ये बोड़ो मिक्सचर जो आता है और ऊपर से बोड़ो मिक्सचर जो पेस्ट है उसको लगा दें। किसान भाइयों, अगर मेरी बताई हुई बातों को और टाइम टू टाइम और समय पर करते रहेंगे तो एक फल एक अच्छा रहेगा, एक झड़ने से रुकेगा और जो आपकी बीमारियां हैं वो भी बचेंगी और जो बाजार में जो रेट है वो एक अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा फायदा कमा सकते हो। दलहनी फसलों के अंतर्गत उड़द का महत्वपूर्ण स्थान है और जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता है वह ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती कर सकते हैं। परंतु इस फसल की औसत उत्पादकता 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी कम है और जब हमने इसके कम उत्पादन के कारणों पर गौर किया तो पाया कि हमारे किसान भाई आज भी उड़द की बुआई वही पुराने व परंपरागत तरीकों से ही करते हैं, जिससे प्राप्त होने वाले उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और उसका उचित बाजार भाव भी कृषकों को नहीं मिल पाता। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि इसकी बुआई करते समय वैज्ञानिक पहलुओं जैसे भूमि की तैयारी, किस्मों का चुनाव, बीज की मात्रा, बुआई पूर्व बीजोपचार, खाद व उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं, ताकि इस फसल से अधिक व अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की वैज्ञानिक विधि से बुआई किस प्रकार करें जिससे हमें अधिक उत्पादन एवं अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, जानने के लिए आइए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति।
तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो में गर्मियों के मौसम में किसानों के पास बोने के लिए बहुत कम विकल्प उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद अथवा आलू इत्यादि निकालने के पश्चात खेत खाली रहता है और इस स्थिति में हमें एक ऐसी फसल की आवश्यकता होती है जो कम से कम दिनों में पककर तैयार हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है उड़द से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। तो अब हम सबसे पहले यह चर्चा करेंगे उड़द की अच्छी फसल लेने के लिए किस प्रकार से भूमि की तैयारी की जाए और भूमि का चुनाव किया जाए। जहां तक देखा गया है, उड़द की ग्रीष्मकालीन या जायद कालीन फसल लेने के लिए सबसे पहले तो सिंचित क्षेत्र का चयन किया जाए जहां पर सिंचाई की सुविधाएं हों। इनको बलुआ दोमट मिट्टी से लेकर के काली मिट्टी तक सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो बलुआ दोमट मृदा होती है वो इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसमें पानी कहीं खड़ा ना हो मिट्टी में तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो। भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले एक सिंचाई देकर के पलेवा करके 2-3 बार उसमें हैरो या कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब पाटा लगा दिया जाए तो भूमि समतल हो जाती है एवं खेती के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। भूमि की तैयारी के समय 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से तथा लगभग 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से यदि मृदा में मिला दिया जाए तो ये फसल की बढ़वार एवं अच्छी उपज लेने में लाभदायक होता है। अच्छी उपज लेने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक एक चीज है किसानों को ध्यान रखनी चाहिए, वह है प्रजातियों का चुनाव। जो सबसे अच्छी प्रजातियां किसान अपने खेत में लगा सकते हैं इस ऋतु में वो है उड़द की किस्मों में टाइप 9, जवाहर उड़द 2, PDU 1, TPU 4 प्रमुख हैं। इसके बाद बात आती है बीज दर की। तो ग्रीष्मकालीन मौसम में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिकतम प्लांट पॉपुलेशन लेने के लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज दर जो है वो उपयुक्त रहती है। तो बोने से पहले बीज को किसी भी सर्वांगी कवकनाशी, थीराम अथवा कैप्टान इस प्रकार की किसी भी कवकनाशी से 2 ग्राम की दर से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 100 ग्राम गुड़ तथा 2 ग्राम गोंद का घोल बना करके उसमें 1 पैकेट राइजोबियम मिला लिया जाए तथा लगभग 10 किलोग्राम बीज की मात्रा को उस सारे घोल में अथवा मिश्रण में मिला दिया जाए। तत्पश्चात बीजों को छाया में सुखा लेना चाहिए और उसके पश्चात उन बीजों की खेत में बुआई कर देनी चाहिए। बुआई करने के लिए किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखें कि बुआई पंक्तियों में की जाए और अगर सीड ड्रिल से और कुंडों में की जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है तथा बोते समय हमें ध्यान रखना होगा कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रहे। जहां तक बुआई के समय का सवाल है, अप्रैल के अंत तक भी बोया जा सकता है। उड़द की बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कतारों में इस प्रकार करें कि बीज नम मिट्टी में गिरे, परंतु बीजों के ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी नहीं पड़े। फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था तक खेत में फालतू पौधों को उखाड़कर चारे के काम में लेवें तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हुए एक स्थान पर एक ही स्वस्थ पौधा रखें। किसान भाइयों, पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए यह आवश्यक है कि खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवार मुक्त रखा जाए। इस हेतु सामयिक एवं कारगर क्रिया अथवा उपाय अपनाएं। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। उड़द की फसल में फूल आते समय, फलियां बनते समय तथा फलियों में दाना बनते समय खेत में समुचित नमी का रहना आवश्यक है। फसल की इन अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार 1-2 पानी अवश्य देवे। अतः किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो इस प्रकार की प्रजातियों को चुनाव करके वो इस मौसम में लगाएं। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है।
कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई मधुमक्खी पालन अपनाए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में इस मधुमक्खी पालन व्यवसाय में कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे मधुमक्खियों का गर्मी से बचाव, आहार प्रबंधन, शत्रु कीटों एवं रोगों से सुरक्षा आदि पर ध्यान देना आवश्यक होता है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे मधुमक्खी पालक भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। फलस्वरूप मधुमक्खियां अनेक समस्याओं की चपेट में आ जाती है, जिसका विपरीत प्रभाव शहद उत्पादन पर पड़ता है। तो मधुमक्खी पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों एवं मधुबक्सों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। किसान भाइयों, किसी भी व्यवसाय से अधिक एवं सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय का प्रबंधन मौसम और परिस्थिति के अनुसार करना अनिवार्य होता है और इसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खियों के प्रबंधन के बारे में। चूँकि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है तथा अधिकांश रबी फसलों की कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है एवं ग्रीष्मकालीन फसलों में उतने पुष्प एवं परागकण मौजूद नहीं होते हैं जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सके। अतः वर्तमान समय में मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। किसान भाई, मधुमक्खियों का कृत्रिम आहार बनाने के लिए पानी और शक्कर की मात्रा क्रमशः 6:1 होती है। सर्वप्रथम पानी को किसी बर्तन में लेकर गर्म कर लेते हैं, फिर आग सटाकर उसमें चीनी को अच्छी तरह से घोल लें। ध्यान रहे कि शरबत को चाशनी की तरह नहीं पकाना है। अब शरबत तैयार हो जाए तो किसी डब्बे या बर्तन में शरबत भरकर उसमें लकड़ी या पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े डालकर मौन गृह में एक और जगह बनाकर रख दे, जिससे मधुमक्खियां उन टुकड़ों पर बैठकर आहार ग्रहण कर सके। किसान भाई, चूँकि गर्मी का मौसम में तापमान अधिक होता है अतः मधुमक्खियों के आसपास स्वच्छ जल का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिससे मक्खियां आसानी से अपनी आवश्यकता अनुसार पानी ग्रहण कर सके। किसान भाइयों, मधुमक्खियों को अधिक तापमान सहन नहीं होता है, जिससे वह मधुबक्स छोड़कर चली जाती है। अतः गर्मी के दिनों में मधुबक्सों को हमेशा छायादार जगह पर रखना चाहिए। साथ ही तापमान अधिक होने पर जूट के बोरों को पानी से भिगोकर अच्छी तरह निथार कर मधुबक्सों के ऊपर डाल देना चाहिए, जिससे मधुमक्खी बक्सों का तापमान कम रहता है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की। इसके अंतर्गत है मोमी पतंगा। इस कीड़े का प्रकोप नमी वाले स्थान पर होता है। यदि इसकी रोकथाम न की जाए तो संपूर्ण छत्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पुराने छत्तों में मोमी पतंगों की सुड़ियां पूरी छत्तों उसमें पल रहे अंडों तथा शिशुओं को नष्ट कर देती है। इसका प्रकोप गर्मी और बरसात में अधिक होता है। इस कीट के रोकथाम के लिए मौन गृह के दरारों को बंद कर दे, पुराने छत्तों को नए छत्ते से बदलते रहना चाहिए। मोमी पतंगों की सुड़ियां अधिक ताप सहन नहीं कर पाती है, अतः ग्रसित छत्तों को आधे घंटे धूप में रख दे तो इल्लियां बाहर आ जाती है और मर जाती है। मौन गृह में समुचित सफाई का प्रबंधन करें। एसिटिक एसिड या इथाइल ब्रोमाइड से खाली बक्सों को ध्रुमन करें। अनेक प्रकार की चींटियां जैसे लाल एवं काली भी मधुमक्खियों के लिए मौन में आक्रमण करती है। इनके आक्रमण से मधुमक्खियां परेशान होकर छत्ता छोड़कर भागने के लिए बेहोश हो जाती है। इनके बचाव के लिए मौनाले को स्वच्छ रखना चाहिए। बक्सों के आसपास घास नहीं होनी चाहिए। चीनी या शहद के छींटे मौनाले में इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए। चींटियों के बिलों को मिथाइल पोटेशियम के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। जहां इनका प्रकोप ज्यादा हो वैसी जगहों पर बक्सों को ऊंचे स्थानों पर या स्टैंड पर रखना चाहिए। स्टैंड के नीचे प्याली में पानी या मिट्टी तेल का घोल भरकर रखना चाहिए। स्टैंड के पायों में ग्रीस या रेसिन लगाकर भी इससे बचाव किया जा सकता है। मकड़ी, छिपकली आदि से बचाव के लिए बक्सों का समय समय पर निरीक्षण, साफ सफाई आदि पर समुचित ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, औषधीय फसलों की बात करें तो मेंथा की खेती अपने प्रदेश के किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। जिन किसान भाइयों ने शक्कर से बुआई की होगी या इसके अलावा समय से रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय 30 से 45 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। इस फसल से अच्छी तेल की पैदावार मिले, इस हेतु आवश्यक है कि मेंथा की अच्छी पैदावार हेतु खरपतवार, उर्वरक, सिंचाई तथा पौध सुरक्षा पर ध्यान दें।
अन्यथा आपकी मेंथा की फसल की धीमी पैदावार, कमजोर पौध तथा ऐसी फसल पर विभिन्न प्रकार के रोगों व कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, जिससे मेंथा की उपज एवं तेल में भारी गिरावट हो जाएगी। इसीलिए एक किसान ने मेंथा की खड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है। तो आइए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम प्रेमचंद है। 10 बीघा मेंथा लगाया 1 महीना पहले। इस समय हमारे मेंथा में दीमक लग रही है और दीमक की रोकथाम कैसे हुई? मेंथा की फसल में ज्यादा उत्पादन लेना क्या करना चाहिए? अतः किसान भाइयों, मेंथा की खड़ी फसल में कौन कौन से सस्ते चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके सिंचाई ना खेत सूखे और ना ज्यादा पानी भरे, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी क्यारियां रहे और उससे सिंचाई आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार खेत में सिंचाई करते रहें, जिससे मेंथा की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा आपको। क्योंकि सिंचाई बार बार करेंगे तो घास बार बार जमेगी, क्योंकि खरपतवार जो है अनचाहे पौधे होते हैं और हम जो भी पानी की या पोषक तत्वों की व्यवस्था करते हैं, पोषक तत्व हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा करके उसकी जो उत्पादन है उसमें गिरावट लाती है, उत्पादन कम कर देता है। इसलिए खरपतवारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और घास जो खेत में है आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खरपतवार मुक्त खेत होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले। निराई गुड़ाई से जो भूमि में जड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है उसका अलग ही महत्व है, इसलिए निराई गुड़ाई 1 से 2 निराई गुड़ाई अवश्य इस फसल में करनी चाहिए, जिससे अधिक अच्छा उत्पादन मिले आपको। अधिक उत्पादन आपको चाहिए क्योंकि ये तेल वाली फसल है, तो इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसलिए 60 किलोग्राम नत्रजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 से 20 किलोग्राम पोटाश की प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ अवश्य कर लें। फास्फोरस, पोटाश, जिंक की पूरी मात्रा एवं नत्रजन की 1/3 मात्रा का प्रयोग रोपाई के समय करें। और खड़ी फसल में जब अच्छी अवस्था में हो, साख अच्छी हो मेंथा की, उस वक्त हम यूरिया और जिंक सल्फेट जो 1 टंकी 15 लीटर वाली है उसमें 50 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम यूरिया मिला के यदि 2-3 स्प्रे 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दें तो उत्पादन अधिक मिलेगा आपको। आपकी समस्या आती है मेंथा में, उसमें जो प्रमुख आप बता रहे हैं कि अभी दीमक की समस्या है आपकी खड़ी फसल में, तो दीमक की खड़ी फसल में जो दीमक है उसको नियंत्रित करने के लिए एक क्लोरोपाइरिफॉस नाम का रसायन आता है, उसकी 2.5 से 3 लीटर मात्रा आप जैसे सिंचाई करते हैं उस सिंचाई जल के साथ यदि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम उस दवा का प्रयोग कर दें तो जो दीमक की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और दूसरी समस्या है जैसे आपने बताया कि सूंडी लग जाती है मेंथा में, और वो काफी इसके पत्ते खाकर, क्योंकि मेंथा में जो तेल की मात्रा है वो पत्तों में होती है, इसके पत्ते खाके नुकसान सूंडी से हो जाता है और उत्पादन आपको अधिक नहीं मिल पाता है। और जैसे ही आपको सूंडी का प्रकोप दिखाई दे, हेरी कैटरपिलर नाम की इस सूंडी के नियंत्रण हेतु क्यूनॉल फास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम रहली, जिला सागर की कृषक देवेंद्र रंगडाले ने। इन्होंने कार्बनिक खाद हेतु NADEP विधि पर संपूर्ण जानकारी चाहिए है। तो देवेंद्र जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, NADEP कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम टांके का निर्माण किया जाता है। इसके लिए 12 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा व 5 फीट चौड़ाई के आकार का टांका बनाया जाता है। यह टांका ईंटों व सीमेंट की सहायता से पक्का बनाया जाता है तथा टांके की दीवारों की मोटाई 9 इंच रखते हैं। अब आइए बात करते हैं टांके को भरने में काम आने वाली सामग्री पर। टांके को भरने के लिए कृषि या फसलों के अवशेष 1500 किलोग्राम, गाय का गोबर 100 किलोग्राम, 200 लीटर पानी तथा 1750 किलोग्राम मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टांका बनाने में लगने वाले खर्चे की। तो इसके अंतर्गत टांका बनाने के लिए आपको लगभग 1200 ईंटों की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत 2500 से 3000 रूपए तक आएगी। इसके साथ ही साथ 1000 रूपए की रेत एवं सीमेंट और 500 रूपए मजदूरी के लगते हैं। अतः एक टांका बनवाने में 4000 से 4500 रूपए की लागत आती है। अब पूरी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात आप उचित रूप से नींव भरकर जमीन के ऊपर एक आयताकार टांका बनवाएं। टांका बनवाने के बाद टांके को भरा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम टांके के फर्श पर 6 इंच की मोटी घास फूस या कृषि अवशेषों की परत बिछाते हैं। इसके बाद गोबर को पानी में घोलकर एक पतली परत इसके ऊपर बिछाते हैं। फिर जो मिट्टी हमने ली है उसकी करीब 3 से 4 इंच मोटी परत उसके ऊपर बिछा देते हैं। यह क्रम तब तक जारी रखें जब तक कि यह सामग्री टांके के 9 इंच ऊपर तक न पहुंच जाए। इसके बाद टांके को गोबर और मिट्टी के 3 इंच मोटी परत से लेप कर सील कर दें। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल से आप इस टांके का निरीक्षण करते रहें तथा जब कभी दरार दिखाई दे तो उसमें जल और गोबर मिलाकर डाल दें और दोबारा सील कर दें। चूँकि टांके के अंदर की मिट्टी सामग्री पाचन क्रिया के कारण 15 से 20 दिन में 8 से 9 इंच तक अंदर की ओर दब जाती है। इसके पश्चात 1.5 फुट ऊंची पहले बताई गई सामग्री का उसी क्रम में आप भराव करें। इसके उपरांत फिर से मिट्टी और गोबर की मोटी परत से इसे लेप कर दें। अब आप इस टांके में जगह जगह बांस या संबल से छेद कर उसमें 3 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल दें तथा साथ ही अलग अलग छिद्र कर आधा किलोग्राम एजेटोबैक्टर, आधा किलोग्राम राइजोबियम कल्चर एवं 1.5 किलोग्राम स्पूर घोलक जीवाणु खाद को 15 से 20 लीटर पानी में घोल कर लगभग 80 दिन बाद डालें, जिससे आपकी कंपोस्ट खाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब इन छिद्रों को पुनः बंद कर दें और 100 से 120 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार में इस प्रकार के टांके से आपको 25 से 30 क्विंटल NADEP खाद मिल जाएगी तथा 1 वर्ष में इस टांके से आप लगभग 100 क्विंटल NADEP खाद तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, NADEP कंपोस्ट हेतु टांका बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे टांका बनाते समय 1.5 फीट की दूरी पर छेद छोड़ दिए जाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहले लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आए और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आए। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टांके में डालते हैं वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। टांके को भरने से पूर्व चूने से उसकी अंदर व बाहर की पुताई कर देवें तथा ध्यान रखें कि टांके को भरने वाले पदार्थों में कोई मोटी लकड़ी, तना या पत्थर, कांच इत्यादि न मिले हों। किसान भाइयों, इस प्रकार टांका भरने के करीब 100 दिनों बाद कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव।
भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आपकी समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 पर एवं हमारा ईमेल पता है annadatamp@etv.co.in। हमारा निःशुल्क नंबर है 180042540885। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। प्रभात झा के स्वागत के लिए समर्थकों ने फाड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के पोस्टर। उज्जैन में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी उड़ाया मजाक, यूपीए को बताया एक डूबता हुआ जहाज। इंदौर में रईसजादों ने रेन डांस में जमकर की पानी की बर्बादी, मौज मस्ती की पार्टी में बेशर्मी की सारी हदें पार, मीडिया कर्मियों से भी की बदसलूकी। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत मामले में क्या झूठ बोल रही है उज्जैन पुलिस? प्रेस वार्ता में वाहन चालक ने बेपर्दा किया पुलिस का चेहरा। और प्रदेश में दिखने लगा सूरज की तपिश का असर, अप्रैल के शुरुआत में ही पारा 37 के पार, मौसम वैज्ञानिकों की आशंका और रुलाएगी गर्मी। सुप्रभात मध्य प्रदेश, मैं हूं रजनी राय। चलिए सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा की आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। इसकी एक जीती जागती तस्वीर रविवार की शाम देखने को मिली, जब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए प्रभात झा के स्वागत पोस्टर को लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के पोस्टरों को निकालकर उन्हें फुटपाथ और डिवाइडरों पर फेंक दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास पर्व संदेशों की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 8 अप्रैल यानी कि आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में राजनाथ सिंह की टीम में शामिल प्रदेश के नेताओं का सम्मान कार्यक्रम है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं आशीष चौधरी। आशीष, ये बिखरे हुए जो पोस्टर हैं बहुत कुछ कह रहे हैं, गुटबाजी किस तरीके से है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये जगह बनाने के लिए पोस्टर फेंके गए हैं या फिर ये बताने के लिए फेंके गए हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति में प्रभात झा चले गए हैं? जी, प्रभात झा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच आपसी खींचतान की खबरें पहले भी आती रही हैं और जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए तो ये खींचतान कुछ और तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पोस्टर और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के पोस्टर को इसी आपसी खींचतान की वजह से फाड़ा गया है और भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 और बीजेपी कार्यालय के आसपास तमाम जगह मुख्यमंत्री के जो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस भाजपा का मनाया गया था, विकास पर्व के रूप में सरकार मना रही थी, ताजे पोस्टर इस तरीके से फाड़े जाएंगे और आपसी खींचतान इस तरीके से